देश का सियासी घमासान अब अपने अंतिम चरण का इंतजार कर रहा है, जिसके लिए 1 जून को वोट डाले जाएंगे। इस 7वें और आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश की भी 13 सीटों पर चुनाव होंगे, जिसमें महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर और रॉबर्ट्सगंज में वोट डाले जाएंगे। इसी चरण में कई दिग्गजों की साख दांव पर रहेगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाराणसी सीट भी शामिल है। इसके अलावा मुख्तार अंसारी वाली गाजीपुर और सुभाषपा के खाते में गई घोसी जैसी लोकसभा सीटों पर भी चुनाव होगा। ऐसे में इस वीडियो के जरिए हम आपको सभी 13 लोकसभा सीटों के गुणागणित के बारे में बताएंगे। नमस्कार, द न्यूज़ 15 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रविशंकर। सबसे पहले बात वाराणसी लोकसभा सीट की। पूरे देश में सबसे वीआईपी लोकसभा क्षेत्र यही है, क्योंकि महादेव की इस नगरी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं। साल 2014 में उन्होंने पहली बार यहां से जीत हासिल कर प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। फिर 2019 में भी बम्पर वोटों से जीत हासिल की और दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। एक बार फिर वाराणसी की जनता प्रधानमंत्री को जिताने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी के सामने कांग्रेस के अजय राय चुनाव लड़ रहे हैं। अजय राय एक मजबूत छवि के नेता माने जाते हैं। वो साल 2009, 2014 और 2019 में चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन तीनों बार तीसरे स्थान पर रहे और बड़े अंतर से हारे। इस बार समाजवादी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन होने की वजह से वो मजबूत टक्कर दे रहे हैं। उधर बसपा ने अतहर जमाल लारी को मैदान में उतारा है। लारी 1960 के दशक से समाजवादी राजनीति से जुड़े रहे हैं। इसके बाद बात गोरखपुर लोकसभा सीट की। इस लोकसभा सीट को योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस निर्वाचन क्षेत्र से 5 बार सांसद रहे हैं। वो गोरखनाथ मठ के प्रमुख भी हैं, जिसका पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रभाव है। सत्तारूढ़ भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद और अभिनेता से नेता बने रवि किशन शुक्ला को एक बार फिर से मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने काजल निषाद को टिकट दिया है। काजल एक भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री हैं, जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे के बाद विपक्षी इंडिया गठबंधन के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभाएं आती हैं। एक अनुमान के मुताबिक निर्वाचन क्षेत्र के 21 लाख मतदाताओं में 5.50 लाख यानी कि 5.5 लाख निषाद, 2.25 लाख यादव, 2 लाख मुस्लिम, 2 लाख दलित, 3 लाख ब्राह्मण और ठाकुर और 1 लाख भूमिहार और बनिया शामिल हैं। 2018 के उपचुनाव को छोड़कर 1991 से गोरखपुर सीट लगातार भाजपा की ही रही है। अब बांसगांव लोकसभा सीट की बात। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहे जाने वाले गोरखपुर जिले में 2 लोकसभा सीटें आती हैं। पहला गोरखपुर, दूसरी बांसगांव। बांसगांव सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। बांसगांव में बसपा को छोड़कर भाजपा, कांग्रेस और सपा तीनों प्रमुख दल जीत हासिल कर चुके हैं। ये सीट ओम प्रकाश पासवान के लिए जानी जाती है, जिनकी हत्या के बाद उनकी पत्नी सुभावती पासवान साल 1996 में यहां से सांसद चुनी गई थी। उनके ही पुत्र यानी बेटे कमलेश पासवान यहां पिछली बार जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं और इस बार चौथी जीत दर्ज करने के लिए तत्पर नजर आ रहे हैं। कमलेश 2009, 2014 व 2019 के 3 चुनाव लगातार जीत चुके हैं। इस बार उन्हें जीत मिली तो कांग्रेस नेता महावीर प्रसाद के रिकॉर्ड की बराबरी करने के साथ ही लगातार 4 जीत दर्ज करने का नया रिकॉर्ड भी बना देंगे। उनसे पहले इस सीट पर कांग्रेस नेता महावीर प्रसाद ने भी 4 बार जीत हासिल की थी, जिसमें 3 लगातार जीत दर्ज कर हैट्रिक लगाई थी। महावीर प्रसाद 1980, 1984 और 1989 के लोकसभा चुनाव में लगातार जीते थे। साल 2004 में वो चौथी बार जीते। इस तरह वो लगातार 4 जीत नहीं दर्ज कर पाए थे। बांसगांव में पासी समुदाय समेत अन्य दलितों की संख्या 4 लाख से ज्यादा है। ब्राह्मण और राजपूत मिलकर करीब 3 लाख तो यादव मतदाताओं की संख्या 2.5 लाख तक बताई जाती है। मुस्लिम वोटर 1.5 लाख ही गिनाए जाते हैं। अब आ जाइए कुशीनगर लोकसभा सीट पर और जान लीजिए इसका गुणागणित क्या है। ये उत्तर प्रदेश की खास सीट मानी जाती है। यहाँ से पंडित राम नगीना मिश्र भाजपा से 3 बार सांसद रह चुके हैं। इस बार भाजपा ने यहां से निवर्तमान सांसद विजय कुमार दुबे पर ही विश्वास जताया है। सपा कांग्रेस ने अजय सिंह पिंटू और बसपा ने शुभ नारायण चौहान को प्रत्याशी बनाया है, जबकि चर्चित नेता स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के टिकट पर
चुनाव लड़ रहे हैं। इनके अलावा 5 अन्य लोग भी इस बार अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस सीट पर 2019 में भाजपा के विजय कुमार दुबे ने जीत हासिल की थी। सपा के एनपी कुशवाहा दूसरे और कांग्रेस के रतनजीत प्रताप नारायण सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे। इस बार रतनजीत प्रताप नारायण सिंह भाजपा खेमे में हैं। इसे लेकर यहां तरह तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि रतनजीत प्रताप नारायण सिंह की वजह से भाजपा को फायदा हो सकता है, जबकि ज्यादातर लोग इसे नकार रहे हैं। यूं कहें कि यहां इस बार मुकाबला बेहद रोचक है। इस लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीट हैं। इसमें पटरौना, कुशीनगर, खड्डा, रामकोला और हाटा विधानसभा क्षेत्र हैं। सभी पर भाजपा का कब्जा है। यहाँ 17,61,564 मतदाता हैं। इनमें पुरुष मतदाता 8,07,695, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 9,53,729 है। इस क्षेत्र को ब्राह्मण, यादव, मुस्लिम और कुशवाहा बहुल माना जाता है। अब आ जाइए गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में। गंगा किनारे बसे इस जिले को लहुरी काशी की भी कहा जाता है। लहुरी काशी यानी कि छोटी काशी। वाराणसी से महज 78 किलोमीटर दूर इस जिले का अपना एक इतिहास है और केंद्र से लेकर राज्य की सियासत में अपनी एक पकड़ है। कभी कम्युनिस्टों का गढ़ माने जाने वाला गाजीपुर अब 2 पार्टियों के बीच की लड़ाई का हिस्सा रह गया है। यहाँ इंडिया गठबंधन की ओर से सपा के लिए अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में है। 2004 में भी गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल सांसदी का चुनाव जीत चुके हैं। अंसारी ने अपने लगभग 4 दशक के राजनीतिक करियर में कुल 5 बार विधानसभा और 2 बार लोकसभा चुनाव जीता है। 2024 का लोकसभा चुनाव गाजीपुर में काफी दिलचस्प हो गया है। एक तरफ जहां चुनावी लड़ाई के अनुभवी खिलाड़ी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यानी भाजपा की ओर से पारसनाथ राय हैं। पारसनाथ राय जम्मू कश्मीर के एलजी और गाजीपुर के पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री मनोज सिन्हा के करीबी माने जाते हैं, जिनका ये पहला लोकसभा चुनाव है। वहीं बसपा से डॉक्टर उमेश कुमार चुनावी ताल ठोक रहे हैं। इस लोकसभा सीट पर 2.70 लाख मुस्लिम मतदाता हैं, 4 लाख के आसपास दलित मतदाता हैं और 4.5 लाख के करीब यादव मतदाता हैं। वहीं 4 लाख के करीब ओबीसी मतदाता हैं। गाजीपुर वो लोकसभा सीट है जहां जनता का मिजाज वक्त वक्त पर बदलता रहता है। इस सीट पर कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई सांसद लगातार 2 बार चुनाव जीता हो। अगर अफजाल अंसारी इस बार चुनाव जीतते हैं तो ये गाजीपुर के लिए नया रिकॉर्ड होगा और इसका फैसला गाजीपुर की जनता को करना है। इसके बाद आ जाते हैं देवरिया लोकसभा क्षेत्र में। उत्तर प्रदेश बिहार के बॉर्डर पर स्थित देवरिया में गर्मी भी प्रचंड है और चुनावी गर्मी भी यहां बढ़ चुकी है। देवरिया सीट पर लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। माना यह जा रहा है कि देवरिया सीट पर सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच है। भाजपा ने यहां मौजूदा सांसद रमापति त्रिपाठी को टिकट काटकर सांसद जो पूर्व सांसद हैं श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी के बेटे शशांक मणि त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने पूर्व विधायक और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह को टिकट दिया है। बीएसपी से संदेश यादव देवरिया से उम्मीदवार हैं। 2014 में यहां से कलराज मिश्रा चुनाव जीते थे। वहीं 2019 में रामपति राम त्रिपाठी यहां से चुनाव जीत संसद पहुंचे थे। देवरिया में कुल 17,20,000 वोटर्स हैं। इनमें लगभग आधे पिछड़ी जाति के मतदाता हैं। वहीं लगभग 20% सवर्ण आबादी है, जिसमें बहुतायत जो है वो ब्राह्मण है। देवरिया में दलित और मुस्लिम आबादी 15-15% आंकी जाती है। अब आ जाइए महाराजगंज लोकसभा सीट पर। भारत नेपाल सीमा से सटे महाराजगंज लोकसभा सीट पर सीधी लड़ाई भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी और सपा कांग्रेस गठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के बीच दिख रही है। वीरेंद्र प्रदेश में कांग्रेस के इकलौते विधायक हैं। पंकज जहां 7वीं जीत को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं, वहीं वीरेंद्र खुद को महाराजगंज का नया चौधरी साबित करने में जोर लगा रहे हैं। वहीं बसपा प्रत्याशी मौसमे आलम लड़ाई की त्रिकोणीय बनाने में जुटे हुए हैं, यानी कि वो लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गेटवे ऑफ नेपाल कहा जाने वाला महाराजगंज धान की खेती के साथ साथ फर्नीचर उद्योग के लिए भी बहुत ज्यादा मशहूर है। भारत नेपाल सीमा पर सोनौली बॉर्डर आर्थिक गतिविधियों का बड़ा केंद्र है। इसके बाद आइए घोसी लोकसभा क्षेत्र में। ये सीट कभी कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ थी।
लेकिन बाद में कांग्रेस ने परचम लहराया। बसपा को भी इस सीट पर 3 बार जीत मिली। भाजपा को इस सीट पर सिर्फ 1 बार जीत मिली है। समाजवादी पार्टी के खाते में भी ये सीट 1 बार आई है। घोसी लोकसभा सीट पर एनडीए की तरफ से सुभाषपा ने ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर को मैदान में उतारा है, जबकि इंडिया अलायंस की तरफ से समाजवादी पार्टी ने राजीव कुमार राय को उम्मीदवार बनाया है। बीएसपी ने मौजूदा सांसद अतुल राय का टिकट काट दिया। उनकी जगह पार्टी ने बालकृष्ण चौहान को मैदान में उतार दिया है। इस लोकसभा सीट पर सबसे बड़ी आबादी दलितों की है। इस सीट पर अनुसूचित जाति के करीब 5 लाख वोटर हैं, जबकि 3.5 लाख मुस्लिम वोटर भी हैं। घोसी सीट पर यादव मतदाता 2.5 लाख, चौहान लगभग 2.3 लाख और राजभर करीब 2 लाख हैं। इस लोकसभा सीट पर राजपूत, वैश्य और मौर्य 1-1 लाख हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, निषाद और भूमिहार मतदाताओं की संख्या भी करीब 1-1 लाख ही है। अब आइए बलिया लोकसभा सीट पर। बलिया लोकसभा सीट पर रिकॉर्ड 8 बार पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने जिले का प्रतिनिधित्व किया है। 1977 से 2007 के बीच में उन्हें सिर्फ 1 बार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजे सहानुभूति की लहर में कांग्रेस प्रत्याशी से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भाजपा ने वर्तमान सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त के स्थान पर यानी उनकी जगह पर राज्यसभा सांसद नीरज शेखर को अपना प्रत्याशी बना दिया है। चंद्रशेखर के पुत्र यानी बेटे होने का लाभ उन्हें थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन ये प्रभावी कितना होगा ये तो परिणाम ही बताएगा। सपा ने पिछला चुनाव मात्र 15,500 वोटों से हारने वाले सनातन पांडे को इस बार फिर से मैदान में उतार दिया है। भाजपा जहां इसी सीट से हैट्रिक लगाने के लिए पूरा जोर लगा रही है, वहीं सपा अपनी खोई सीट पाने के लिए जी जान से जुटी हुई है। इस सीट पर जाति समीकरण को देखेंगे तो ब्राह्मण लगभग 15.5%, अनुसूचित जाति 15.3%, राजपूत 13.8%, यादव 12.3%, भूमिहार 8.9%, मुसलमान 6.59%, अनुसूचित जनजाति 3.4%, कुर्मी 3.4%, कुशवाहा 4.1%, पाल और बघेल 2.4%, निषाद 3.3% और राजभर 4.90% यहां पर मौजूद है। अब चंदौली लोकसभा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी के पड़ोस में स्थित चंदौली जिला देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जन्मस्थली और उत्तर प्रदेश के सीएम रहे कमलापति त्रिपाठी और टीएन सिंह की कर्मस्थली रही है। इसके अलावा चंदौली जिले पर नक्सलवाद का कलंक भी रहा है। चंदौली में हर चुनाव में जातिवाद और क्षेत्रवाद हमेशा हावी रहता है, लेकिन 2014 से यहां की बयार भाजपा के साथ बह रही है। गाजीपुर जिले के सैदपुर क्षेत्र के पाखनपुर गांव के मूल निवासी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे यहां से भाजपा के सांसद हैं। चंदौली लोकसभा सीट से भाजपा के सांसद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तीसरी बार चुनावी मैदान में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन इस बार उनको चुनौती देने के लिए सपा की ओर से पूर्व मंत्री वीरेंद्र सिंह मैदान में उतर आए हैं, जबकि बसपा ने सत्येंद्र कुमार मौर्य को उम्मीदवार घोषित कर पिछड़ा कार्ड खेल दिया है। चंदौली में मौर्य जाति के मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है। वहीं पीडीएम गठबंधन ने जवाहर बिंद को अपना उम्मीदवार बनाया है, लेकिन यहां लड़ाई आमने सामने की देखने को मिल रही है। अब की बार बसपा बेअसर है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिनों में सभी दलों के बड़े नेता यहां सियासी हवा का रुख अपनी ओर मोड़ने के लिए ताबड़तोड़ जनसभाएं करने में जुटे हुए हैं। अगर इस लोकसभा सीट पर आप जाति समीकरण को देखेंगे तो करीब 3.5 लाख से ज्यादा दलित मतदाता हैं और 2.5 लाख यादव मतदाता हैं, जबकि 1.80 लाख अल्पसंख्यक हैं। वहीं अति पिछड़ों की बात करें तो 1,80,000 राजभर, 80,000 निषाद और 1.70 लाख कुशवाहा, 20,000 पाल, 30,000 कुहार, 20,000 भूमिहार शामिल हैं। इनके अलावा 2 लाख से अधिक गोंड, माली, चौरसिया, खरवार, रावत, सोनार सहित आने वाली छोटी छोटी जातियां शामिल हैं। यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रियों के भी ठीक ठाक वोट हैं। अब आ जाइए मिर्जापुर लोकसभा क्षेत्र में। इस लोकसभा सीट से हैट्रिक की आस में उतरी भाजपा अपना दल एस की संयुक्त उम्मीदवार अनुप्रिया पटेल जाति चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही हैं। भाजपा से टिकट कटने के बाद भदोही के मौजूदा सांसद रमेश बिंद को इस सीट से उतारकर सपा ने अनुप्रिया के विजय रथ को रोकने की भरपूर कोशिश की है। वहीं बसपा ने अगड़ी जाति के वोट बैंक को साधने के लिए ब्राह्मण चेहरे
मनीष तिवारी को उतारकर अनुप्रिया को घेरने की कोशिश की है। इसलिए माना जा रहा है कि इस बार अनुप्रिया की जीत उतनी आसान नहीं होगी जितनी पहले के चुनावों में थी। यहाँ जातिगत समीकरण और कुछ केंद्रीय कल्याण योजनाओं के चलते माहौल अनुप्रिया के पक्ष में हो सकता है। हालांकि 25% दलित और आदिवासी आबादी वाली इस सीट पर अनुप्रिया पर अपने वफादार कुर्मी वोट बैंक के प्रति पक्षपाती होने और जल जीवन मिशन जैसी आदिवासियों के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के अनियमित कार्यान्वयन का भी आरोप लगाया जा रहा है। मिर्जापुर में 49% आबादी ओबीसी और 25% आबादी SC/ST की है। अब आ जाइए रॉबर्ट्सगंज लोकसभा क्षेत्र में। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमाओं से लगने वाले सोनभद्र जिले में उत्तर प्रदेश की आखिरी लोकसभा सीट रॉबर्ट्सगंज की है। अनुसूचित जाति जनजाति आदिवासी बहुल 75% वर्ग और पहाड़ वाले संसदीय क्षेत्र के चुनाव में ना कमल है और ना ही हाथ का पंजा। भाजपा के एनडीए में शामिल अपना दल एस ने मौजूदा सांसद पकौड़ी लाल कोहली की विधायक बहू रिंकी कोल को जहां मैदान में उतारा है, वहीं कांग्रेस के इंडिया में शामिल सपा ने भाजपा से सांसद रहे छोटे लाल खरवार को टिकट दिया है। पिछले चुनाव में सपा से गठबंधन के चलते गायब रही बसपा ने अब की धनेश्वर गौतम पर दांव लगाया है, लेकिन हाथी का प्रभाव कम ही दिखाई दे रहा है। क्षेत्र के दुर्गम इलाकों में भी मोदी के मुफ्त राशन का असर तो खूब है, लेकिन मैदान में भाजपा के न होने से लोगों में अपना दल एस के प्रति उत्साह कम दिखा। मुख्य लड़ाई सपा की साइकिल और अपना दल एस के कप प्लेट के बीच में है। कमल न होने से सपा कांग्रेस गठबंधन को अपनी जीत की राह आसान दिख रही है, लेकिन जिस तरह से रविवार को मिर्जापुर की चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कप प्लेट से अपना नाता जोड़ते हुए सिर्फ MP ही नहीं PM चुनने की बात कही, उससे अब सपा की चुनौती बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब आखिर में आएंगे सलेमपुर लोकसभा सीट पर। इस लोकसभा सीट पर जीत के लिए भाजपा को पूरे 64 साल लग गए। भाजपा इस सीट पर पहली बार 2014 के मोदी लहर में जीती थी, जिसे उसने 2019 के संसदीय चुनाव में बरकरार रखा। इस बार उसके सामने इस सीट पर हैट्रिक लगाने की चुनौती है। 2014 के बाद 2019 में भी जीत दर्ज कराने के बाद अब भाजपा के रविंद्र कुशवाहा के सामने जीत बरकरार रखने और हैट्रिक लगाने की बड़ी चुनौती है। 2024 के इस चुनाव में रविंद्र कुशवाहा के सामने सपा से रामशंकर राजभर, बसपा से भीम राजभर प्रमुख उम्मीदवार हैं, क्योंकि सलेमपुर लोकसभा क्षेत्र कुर्मी और राजभर बाहुल्य है, लिहाजा इस बार सभी के लिए कड़ा संघर्ष है। फिलहाल ये आखिरी चरण के चुनाव हैं। अब इसके बाद 4 जून को नतीजे आ ही जाएंगे। वैसे तो माना जा रहा है कि इस चरण में ज्यादा चुनाव भाजपा के लिए सुरक्षित सीटों पर है, मगर इंडिया गठबंधन की ओर से की गई सोशल इंजीनियरिंग टफ फाइट का दावा कर रही है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें देखने के लिए द न्यूज़ 15 को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।